नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा की, कहा जांच की गति कम नहीं होनी चाहिए। देश में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्य में रविवार का लॉकडाउन हटाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लद्दाख दौरे पर। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में क्वार्टिन खेलों में भाला फेंक मुकाबले में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। और यूरो कप फुटबॉल में डेनमार्क ने वेल्स को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इटली ने ऑस्ट्रिया को 2-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में टीकाकरण की प्रगति और कोविड स्थिति की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने देश में टीकाकरण प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को प्रस्तुति दी। आयुवार टीकाकरण के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के बारे में भी बताया गया। अधिकारियों ने श्री मोदी को अगले महीनों में वैक्सीन आपूर्ति तथा वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के बारे में भी बताया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बैठक में प्रधानमंत्री को यह बताया गया कि पिछले 6 दिनों में 3 करोड़ 77 लाख टीके लोगों को लगाए गए हैं, जो कि मलेशिया, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों की पूरी आबादी से भी अधिक है। बैठक में देश के उन 128 जिलों की भी चर्चा हुई जहां 45 वर्ष से ज्यादा की उम्र के 50% से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया गया है। वहीं 16 जिले ऐसे भी हैं जहां 45 वर्ष से ऊपर के 90% से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह में टीकाकरण की गति में हुई वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही इस गति को जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने श्री नरेंद्र मोदी को बताया कि वे टीकाकरण के उद्देश्यों से लोगों तक पहुंचने के लिए नए तरीके खोजने और उन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने इस तरह के प्रयासों में NGO और अन्य संगठनों को भी शामिल करने की बात कही। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को जांच की गति बनाए रखने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए, क्योंकि ये संक्रमण की पहचान और उसकी रोकथाम का महत्वपूर्ण माध्यम है। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को विश्व में कोविन पोर्टल में लोगों की बढ़ती रुचि के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविन पोर्टल में भारत की विशेषज्ञता को देखते हुए उन सभी देशों की मदद के प्रयास किए जाने चाहिए जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई है।
देश में अब तक 32,11,43,649 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 21 जून से सबको टीका लगाए जाने का नया चरण शुरू होने के बाद कल कोविड वैक्सीन की 58,10,000 से अधिक डोज लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 36,68,000 से अधिक लोगों को पहली डोज जबकि 1,14,506 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका जबकि 18,48,754 को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। बिहार में कोविड संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% हो गई है, जबकि संक्रमण दर कम होकर 0.18% पर आ गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम हो रही है और इस समय 2,396 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोविड संक्रमण से अब तक 7,21,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कल 190 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 395 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक 1 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। मध्य प्रदेश में रविवार लॉकडाउन तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। हालांकि प्रदेश में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार को देखते हुए रविवार की पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। राज्य के 35 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नया पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में 46 नए मामले मिले हैं जबकि 204 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 927 है। वहीं 7 दिन की पॉजिटिविटी रेट 0.1% है। इस बीच व्यापक टीकाकरण अभियान के चौथे दिन 9,64,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के साथ देश में प्रथम स्थान पर रहा है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में लगभग 25% आबादी को टीके लगा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिन में 7,70,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज को मिलाकर अब तक 84,78,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के रायगढ़ जिले में कल टीकाकरण महाअभियान चलाकर एक ही दिन में 1 लाख लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इस बीच प्रदेश में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। ये महिलाएं घरों और प्रमुख भवनों की दीवारों पर कोविड टीके के फायदे से संबंधित जानकारियों को लिख रही हैं। इसी तरह रायपुर जिले में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन, पटवारी और कोटवार घर घर जाकर लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ओडिशा सरकार ने केंद्र से राज्य में कोविड वैक्सीन आवंटन नीति में सुधार करने का अनुरोध किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भेजे एक पत्र में कहा है कि ओडिशा में कुल स्वास्थ्य क्षेत्र में केवल 5% ही निजी अस्पताल हैं। इसलिए वर्तमान टीका आवंटन व्यवस्था के अनुसार निजी अस्पतालों को टीके के 25% की आपूर्ति करने से राज्य को आनुपातिक रूप से अपने हिस्से की वैक्सीन न मिलने से नुकसान हो सकता है। तमिलनाडु में कल 5,415 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल 7,000 से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए। 148 लोगों की मृत्यु भी हुई। अभी 44,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। तमिलनाडु में कल 1,70,000 से अधिक लोगों की जांच की गई। चेन्नई जिले में 314 संक्रमितों का पता चला, जबकि कोयम्बटूर में 671 और इरोड में 574 मरीजों की पुष्टि हुई। केंद्र ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के उपायों को तेज करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों को वायरस की रोकथाम के उपायों में तेजी लाने के लिए लिखा है। उनसे कहा गया है कि प्रभावित जिलों और समुदाय समूहों में लोगों के एक स्थान पर जमा होने पर रोक लगाई जाए
और व्यापक परीक्षण, संपर्क का तुरंत पता लगाने और टीकाकरण को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित लोगों के सैंपल निर्धारित प्रयोगशाला तक तुरंत भेजे जाएं ताकि प्रभावी नैदानिक उपाय किए जा सकें। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा की, कहा जांच की गति कम नहीं होनी चाहिए। देश में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्य में रविवार का लॉकडाउन हटाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लद्दाख दौरे पर। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुओर्टन में खेलों में भाला फेंक मुकाबले में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता और यूरो कप फुटबॉल में डेनमार्क ने वेल्स को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इटली ने ऑस्ट्रिया को 2-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लद्दाख दौरे पर रहेंगे। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी उनके साथ होंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख में अग्रिम चौकियों का भी दौरा करेंगे। श्री राजनाथ सिंह लद्दाख में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे वहां तैनात सैनिकों से भी बातचीत करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अपनी 3 दिवसीय यात्रा में राजनाथ सिंह देश भर में निर्मित कई सीमा सड़क संगठन परियोजनाओं को उद्घाटन ले से करेंगे। रविवार की सुबह रक्षा मंत्री वयोवृद्ध सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। बाद में 14 कोर मुख्यालय में रक्षा मंत्री को पूर्व लद्दाख में समग्र जमीनी स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। कमांडरों के साथ वह ऑपरेशनल तैयारी की समीक्षा करेंगे। पिछले 1 साल से भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल करने और पिछले साल अप्रैल से पहले यथास्थिति बनाए रखने के लिए 11 दौरों की बातचीत हुई थी। हालांकि चीन ने बातचीत में सहमति विघटन जारी अमल में देरी कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपनी जन्मस्थली कानपुर देहात जिले के परौख जाएंगे और निकट ही पुखराया भी जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे शुक्रवार की शाम विशेष रेलगाड़ी से कानपुर पहुंचे थे। उन्होंने कल कानपुर में प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अपने पुराने मित्रों से मुलाकात की। राष्ट्रपति कोविंद लखनऊ भी जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कानपुर देहात के परौख गांव में राष्ट्रपति के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद लगभग 4.5 बरस के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव आ रहे हैं। परौख में राष्ट्रपति अपने गांव में मौजूद पथरी देवी माता के दर्शन करेंगे। वो अम्बेडकर मिलन केंद्र जाएंगे और उसके बाद गांव के सामुदायिक केंद्र भी जाएंगे, जो पूर्व में उनका पैतृक आवास हुआ करता था, जिसे बाद में सामुदायिक केंद्र के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया। वो अपने गांव में आयोजित सम्मान समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति कानपुर देहात के ही पुखराया कस्बे में जाएंगे और वहां आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और अपने पुराने सहयोगियों से मिलेंगे। राष्ट्रपति कल कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी के जरिए राजधानी लखनऊ की अपनी 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर देहात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अयोध्या विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अयोध्या के विकास से जुड़ा विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया। इसमें अयोध्या से जुड़े विकास के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में अहमदाबाद में अहमदाबाद प्रबंधन संघ के काइजेन अकादमी में जेन गार्डन का उद्घाटन करेंगे। जेन गार्डन जापानी शिला उपवन के नाम से भी जाना जाता है। ये अधिक प्राकृतिक स्वरूप में तैयार किया गया पारंपरिक उपवन है। 6ठी शताब्दी में जेन बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान मनन के लिए इसे लगाया था। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये भारत और जापान के बीच प्रगाढ़ संबंधों का एक और उदाहरण है। 15 सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों ने कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इन अधिकारियों में 10 पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं। पत्र में लिखा गया है कि पिछले 7 वर्ष से उन्होंने कश्मीर के जटिल मुद्दे के समाधान के लिए केंद्र सरकार के कठिन, साहसी और निर्णायक प्रयासों पर गौर किया है। ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि इन वर्षों में केंद्र सरकार ने ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हर संभव उपाय किए। अनुच्छेद 35A रद्द करने और अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने का ऐतिहासिक निर्णय प्रभावी ढंग से लागू किया गया। पत्र में अधिकारियों ने कहा है कि अब कश्मीर का नागरिक गर्व से स्वयं को भारतीय कह सकता है और सभी नागरिकों को मिलने वाले लाभ समान रूप से प्राप्त कर सकता है। भविष्य के घटनाक्रमों का अनुमान कर पाने और हर तरह की संभावना के लिए तैयार रहने की सरकार की क्षमता से 5 अगस्त 2019 के बाद अपराध, आतंकवाद और कानून व्यवस्था पर कारगर नियंत्रण संभव हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस और विदेश मंत्री निकोस डेंडियास से भेंट की। दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया, जो तेजी से प्रगाढ़ और विस्तृत हो रहे हैं। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर संतोष व्यक्त किया। भारत और ग्रीस इन क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत इस वर्ष जुलाई से फिर मिलने लगेगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा फर्जी है और भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। आकर्षक फलों के निर्यात में तेजी लाते हुए रेशेदार और खनिज युक्त ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। निर्यात के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेप महाराष्ट्र के सांगली जिले में तादासर गांव के किसानों ने तैयार की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों में ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बात की थी। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कच्छ के किसानों को बधाई भी दी थी। आजकल कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, कच्छ और ड्रैगन फ्रूट्स, लेकिन वहां आज कई किसान इस कार्य में जुटे हैं। फल की गुणवत्ता और कम जमीन में ज्यादा उत्पाद को लेकर काफी इनोवेशन किए जा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। विशेषकर नाश्ते में इस्तेमाल काफी बढ़ा है। कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट्स का आयात न करना पड़े। यही तो आत्मनिर्भरता की बात है। यूरो कप फुटबॉल में डेनमार्क ने वेल्स को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क का सामना शनिवार को बाकू में नीदरलैंड्स या चेक गणराज्य से होगा। एक अन्य मैच में इटली ने ऑस्ट्रिया को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में इटली का मुकाबला अगले शुक्रवार को म्यूनिख में बेल्जियम या पुर्तगाल से होगा। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। उन्होंने रोम में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय लिया, जबकि ओलंपिक में शामिल होने की योग्यता के लिए 1 मिनट 56.48 सेकंड की समय सीमा निर्धारित की गई थी। युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने साजन प्रकाश को उनकी सफलता के लिए बधाई दी है।
टोक्यो में ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त तक चलेंगे। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया था। भारत के नामचीन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में हुए क्वार्टोन खेलों में भाला फेंक मुकाबले में कांस्य पदक जीता। वे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जर्मनी के जोहान स्वीटर और त्रिनिडाद और टोबैगो के पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशॉन वॉलकॉट के बाद तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने कल क्रोएशिया के ओसिजेक में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ की विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी की इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 पदक जीते हैं, जिनमें 2 कांस्य पदक हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब 27 दिन बचे हैं। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली ओलंपिक विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पदक के प्रमुख दावेदार और मौजूदा एशियाई चैंपियन पहलवान रवि दहिया के बारे में बात करेंगे। रवि दहिया का जन्म 12 दिसंबर 1997 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही कुश्ती में हाथ आजमाना शुरू किया और उनके पिता ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। भारतीय पहलवानों के लिए प्रशिक्षण के प्रमुख केंद्र नई दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में उन्होंने कुश्ती में महारत हासिल की। जाने माने कोच सतपाल सिंह के प्रशिक्षण में उन्होंने 10 वर्ष की उम्र से ही पहलवानी शुरू कर दी। रवि दहिया ने सल्वाडोर डे में 2015 की जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर नाम कमाया। 2017 में कंधे की चोट के कारण वे कुश्ती से अलग रहे, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए अगले ही साल 23 वर्ष की आयु से कम की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में उन्हें उस समय ओलंपिक का कोटा मिला, जब उन्होंने पहले दौर में यूरोपीय चैंपियन आर्सेन हार्नस्यून को हराया। क्वार्टर फाइनल में रवि ने पूर्व विश्व चैंपियन यूकी टाकाहाशी को पटकनी दी, लेकिन सेमीफाइनल में जऊर अगुएव से हारने के बाद उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। रवि दहिया लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भारत में 2019 में प्रो कुश्ती लीग में अपराजित रहे। 2020 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। समाचार कक्ष से गौरव राघव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों के लिए 3-3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। खिलाड़ियों के लिए आयोजित कोविड टीकाकरण शिविर में उन्होंने कहा कि रजत पदक जीतने वालों को 2-2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वालों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पटियाला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में 10.27 सेकंड का समय लेकर जीत हासिल की और इस स्पर्धा में रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए। पंजाब के लवप्रीत सिंह 10.47 सेकंड का समय लेकर दूसरे स्थान पर और ओडिशा के अमीय कुमार मलिक 10.49 सेकंड का समय लेकर तीसरे स्थान पर रहे। मलिक के नाम 10.26 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में एस धनलक्ष्मी ने 11.52 सेकंड का समय लेकर जीत हासिल की। दूती चंद चौथे नंबर पर रही। श्रीलंका की अमाशा डिसिल्वा 11.59 सेकंड लेकर दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु की अर्चना सुसिंद्रन तीसरे स्थान पर रही। पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में तेजस्विनी शंकर ने खिताब अपने नाम किया। पंचन दा के नाम से विख्यात सदाबहार संगीतकार राहुल देव बर्मन की आज 82वीं जयंती है। उनका जन्म 27 जून 1939 को हुआ था। भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे अधिक प्रभावशाली संगीतज्ञों में शुमार आर.डी. बर्मन ने 331 फिल्मों में संगीत दिया। उनका विवाह लोकप्रिय गायिका आशा भोसले के साथ हुआ था। वे प्रख्यात संगीतकार सचिव देव बर्मन के इकलौते पुत्र थे और त्रिपुरा राज परिवार के सदस्य थे। महाराष्ट्र में मुंबई की एक विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 सहयोगियों को धनशोधन के आरोप में 1 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को धन शोधन रोकथाम प्रावधानों के तहत करीब 9 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और विशाल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, आज के समाचार पत्रों की बात करें तो आज प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने हरियाणा, चंडीगढ़ और फरीदाबाद में डेल्टा प्लस संक्रमण के मामलों का पता चलने की खबर सुर्खियों में दी है। जनसत्ता ने लिखा है, डेल्टा प्लस 13 राज्यों में फैला, अब तक 53 मामले। अखबारों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से वायरस के प्रति आगाह करते हुए 85 देशों में डेल्टा स्वरूप की पुष्टि के साथ इसके सबसे अधिक संक्रामक होने की खबर दी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, डेल्टा सबसे संक्रामक, टीका न लगवाने वालों को ज्यादा खतरा। हरिभूमि ने बॉक्स में लिखा है, डेल्टा के बढ़ते खतरे के बीच एक्शन में पीएम, टीकाकरण का देखा रिपोर्ट कार्ड। लोक सत्य ने प्रधानमंत्री के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि कोरोना की जांच में कमी न आने दें राज्य। दैनिक जागरण के शब्द हैं, बनी रहे टीकाकरण की रफ्तार। प्रधानमंत्री के कल अयोध्या विकास परियोजना की समीक्षा किए जाने की खबर लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के साथ विकास की गति तेज करने पर बैठक में चर्चा हुई। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, अयोध्या में तेज होगा विकास, सरयू नदी में चलेंगे क्रूज। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, पीएम मोदी ने परखा है अयोध्या का विजन। कृषि सुधारों कानूनों पर किसान संगठनों के प्रदर्शन को कुछ अखबारों ने अहमियत दी है। हिंदुस्तान की खबर है, मनमाना शुल्क वसूलने वाले स्कूलों पर सरकार का शिकंजा। लोक सत्य की खबर है, प्रधान न्यायाधीश ने विधि मंत्री को पत्र लिखकर पहाड़ी, ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल नेटवर्क बढ़ाने का सुझाव दिया। नवभारत टाइम्स ने खबर दी है, उत्तराखंड में वन अनुसंधान केंद्र ने 1 एकड़ भूमि में देश के सभी राज्यों और प्रदेशों के राज्य वृक्ष की 26 प्रजातियों को लगाकर भारत वाटिका के रूप में संरक्षित किया है। इसमें महाराष्ट्र का मैंगो, राजस्थान का खेजरी, गुजरात का बरगद, हरियाणा का पीपल, असम का होलोंग और छत्तीसगढ़ का साल वृक्ष शामिल है। कोविन पोर्टल पर पासपोर्ट से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिंक कराने की सुविधा जोड़ दी गई है, लिखता है दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका। और दिल्ली में हल्की बारिश से राहत मिलने की खबर दैनिक ट्रिब्यून में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा की, कहा जांच की गति कम नहीं होनी चाहिए। देश में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्य में रविवार का लॉकडाउन हटा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लद्दाख दौरे पर। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में क्वार्टन खेलों में भाला फेंक मुकाबले में कांस्य पदक जीत लिया है। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। और यूरो कप फुटबॉल में डेनमार्क ने वेल्स को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इटली ने ऑस्ट्रिया को 2-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।